आइए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल आज अस्पताल से डिस्चार्ज हो गए। उन पर नांदेड़ में हमला हुआ था। डिस्चार्ज होने के बाद उन्होंने उन लोगों पर सवाल उठाए, उन्हें चुनौती दी जो उन पर हमला कर रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच बड़ा सवाल यह है कि आखिर सुखबीर सिंह बादल पर बार बार हमला क्यों हो रहा है। ना मैं डरता ना डरिया। नांदेड़ में हमले के बाद सुखबीर सिंह बादल के ये पहले अल्फाज हैं। उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि वो पंजाब की खुशहाली और विकास के लिए लड़ते रहे और उन्हें ना तो कोई डरा सकता है ना ही ठिका सकता। ना मैं डरदा ना डरिया। मैं इन्ना कहना चाहना, श्रोमणी अकाली दल पंजाब दी भाईचारक सांझ दा वचनबंद है। श्रोमणी अकाली दल हर कुर्बानी दे सकता है, पर साडे वास्ते पंजाब दी तरक्की ते देश दी तरक्की एक नंबर ते है। सुखबीर सिंह बादल के हाथ में पट्टी बंधी हुई, उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया। इस दौरान बड़ी संख्या में उनके समर्थक वहां साथ में मौजूद थे जब उन्हें अस्पताल से छुट्टी दी। लेकिन अभी भी उन्हें 2 से 3 दिन तक सावधानी रखनी पड़ेगी, क्योंकि खंजर उनके हाथ में घुसकर आर पार हो गया है। काफी बड़ा ऊंट था, हाथ में 2 जगह ने खंजर मारा गया था। एक जो ऊंट्स रहते, एक एंट्री ऊंट और एक एग्जिट ऊंट, ऐसे 2 प्रकार के ऊंट थे। उनके 2 मेजर मसल कट हुए थे और उनका एक बोन भी फ्रैक्चर हुआ था। आप समझ लीजिए कि लगभग 2 या 2.5 इंच लंबा एक जख्म उनके राइट फोर आर्म में था और सेम एक आधा इंच का जख्म पीछे से था। इन्हें लगभग खंजर जो खूपे से गया वो आगे से निकल के पीछे से हड्डी तोड़ते हुए पीछे से निकल गया था। यह हमला उस समय हुआ जब बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल में एक बार फिर पंजाब चुनाव से पहले गठबंधन होने की खबरें दौड़ रही। सुखबीर सिंह बादल को अस्पताल में लेने जाने से पहले उनकी पत्नी और सांसद हरसिमरत कौर बादल ने पुलिस इंस्पेक्टर संतोष केंद्र का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने मुलाकात की और आभार जताया। इस हमले में इंस्पेक्टर संतोष केंद्रे को भी हाथ में चोट लगी थी। उनका इलाज अस्पताल में जारी है। इधर हमले की जांच तेज हो गई। नांदेड़ के एसएसपी नीलाभ रोहन के मुताबिक महाराष्ट्र एटीएस, आईबी और नांदेड़ पुलिस संयुक्त रूप से पूरे मामले की जांच कर रही है। मगर इसमें जो बड़ी बात जो समझने की है, और मैं चाहूंगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसमें सीबीआई इंक्वायरी मांग करे। आज फडणवीस सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस पे सीबीआई इंक्वायरी अगर मांग करेगी और 24 के इंसिडेंट को हरपाल रंधावा एसपी इन्वेस्टिगेट होए, अरेस्ट होए, उस वक्त की पंजाब पुलिस का रोल इन्वेस्टिगेट होए, उनका क्या लेना देना था नारायण चौड़े के साथ, क्या प्यार था, वो इन्वेस्टिगेट होए, क्योंकि ये दोनों एक एरिया से आते हैं गुरदासपुर से। फिर आज का होए, फिर समझ आए कि इसके पीछे कौन है, नहीं तो कल फिर हो सकता है। ये जांच जड़ी है सीबीआई तो सेंटर सरकार भी करावे, ते जड़ी लोकल सरकार है उत्थे स्टेट सरकार है महाराष्ट्र दी, वो अपनी एजेंसियों को भी करावे ताकि सच जरा वो सामने आ सके, लोगों को सच का पता लग सके। वहाँ का लोकल रहने वाला नहीं है, पिछले 2 वर्षों से वहाँ पर आकर गुरुद्वारे में सेवा करता था। तो किन कारणों से वो पंजाब छोड़कर यहाँ था, क्या था और किस कारण से उसने हमला किया, क्योंकि कोई उन्होंने ऐसा भाषण नहीं दिया, कुछ नहीं किया, क्या कारण रहा होगा। आरोपी की पहचान 62 साल के जसपाल सिंह के रूप में हुई है, जो मूल रूप से पुणे का रहने वाला है। उसने बीकॉम और एलएलबी की पढ़ाई की है और कुछ समय तक वकालत की। बताया जा रहा है कि वो करीब 2 साल से नांदेड़ में रहकर धार्मिक सेवा से जुड़ा हुआ था। ये पहला मौका नहीं है जब सुखबीर सिंह बादल पर हमला हुआ है। 2 साल के अंदर उन पर दूसरी बार हमला हुआ। इससे पहले दिसंबर 2024 में उन पर अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में हमला हुआ था। मंदिर के प्रवेश द्वार पर उन पर गोली चलाई गई थी। उस हमले में वो बाल बाल बच गए थे। इसके बाद नांदेड़ में उन पर हमला हो गया। सुखबीर सिंह बादल को Z+ सुरक्षा मिली थी। इसके बावजूद 2 साल में 2 हमले सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़ा करते हैं। सवाल ये है, धार्मिक स्थलों की खुली व्यवस्था और भारी भीड़ के बीच उच्च श्रेणी की सुरक्षा कितनी प्रभावी है। सवाल ये भी है कि बार बार आखिर सुखबीर सिंह बादल पर हमला क्यों होता है, इसका जिम्मेदार कौन है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया।
यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज एक तीर से कई सारे निशाने साध डाले। योगी आदित्यनाथ ने दलित मुद्दे से लेकर विभाजन, बंटवारा और हिंदू सुरक्षा जैसे मुद्दे पर जोरदार हमला बोला और निशाने पर थे कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी। जिस अंदाज में योगी अपने बयानों में मुद्दों को उछाल रहे हैं, उससे दिखने लगा है कि उन्होंने 2027 चुनाव के लिए अपना एजेंडा सेट कर लिया है। मौका था विभाजन विभीषिका दिवस कार्यक्रम का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसके बहाने विपक्ष को घेरा। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए अत्याचार का मुद्दा उठाकर उन्होंने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के मौन पर सवाल खड़े कर दिए। इसे खरगे के दलित अपमान वाले मुद्दे के जवाब में देखा जा रहा है। उनके लिए उन दलित हिंदुओं के कत्लेआम मायने नहीं रखता है, उनके लिए अपना वोट बैंक मायने रखता है। ये कोई दल बोला नहीं था, ये लोग तब भी मौन थे, ये आगे भी मौन रहने वाले हैं। इन्होंने यही किया था और यही करने की मंशा के साथ ये लोग अव्यवस्था और अराजकता फैलाते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के बयान से शुरू हुई सियासी बहस में बीजेपी, सपा और बसपा भी कूद पड़ी है। 2027 विधानसभा चुनाव से पहले दलित वोट बैंक को लेकर नैरेटिव की लड़ाई खुलकर सामने आती दिख रही है। आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं आखिर सभी पार्टियां दलितों की बात क्यों करने लगी हैं। उत्तर प्रदेश में दलित आबादी करीब 21% है और ये वोट बैंक 140 विधानसभा सीटों के चुनावी नतीजों को प्रभावित कर सकती है। वहीं यूपी विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए 84 सीटें आरक्षित हैं। आइए अब अगली खबर का रुख करते हैं। फुकेट से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI 2379 से जुड़ा ऐसा खुलासा हुआ है जिसने एविएशन इंडस्ट्री को हिला दिया है। एयरबस की शुरुआती जांच में पता चला है कि उड़ान के दौरान विमान के तीनों हाइड्रोलिक सिस्टम में खराबी आई और करीब 4 सेकंड तक विमान के अहम कंट्रोल सरफेस पायलट के नियंत्रण से बाहर हो गए, यानी हवा में वो हो गया था। सवाल यह है कि आखिर उन 4 सेकंड में आसमान में क्या हुआ था? क्या ये सिर्फ पायलट की गलती थी या विमान ही खराब था? चार सेकंड, सिर्फ और सिर्फ 4 सेकंड। लेकिन यही 4 सेकंड ने एयर इंडिया फ्लाइट AI 2379 के यात्रियों की जिंदगी खतरे में डाल दी। फुकेट से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की एयरबस 8320 नियो उड़ान भर रही थी। सब कुछ सामान्य था, लेकिन अचानक विमान ने नियंत्रण खोना शुरू कर दिया। यात्रियों को जोरदार झटका लगा, केबिन क्रू हवा में उछल गए और विमान तेजी से नीचे जाने लगा। एयरबस की शुरुआती तकनीकी जांच ने एक बड़ा खुलासा किया है। ब्लैक बॉक्स यानी डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर के विश्लेषण में पता चला कि विमान के एलिवेटर और एलरॉन समेत अहम कंट्रोल सरफेस 4 सेकंड तक काम नहीं कर रहे थे। यानी जिस सिस्टम से विमान ऊपर नीचे होता है, बाएं दाएं मुड़ता है और स्थिर रहता है, वो अचानक फेल हो गया। एयरबस जो इस विमान का मैन्युफैक्चरर है, 5 तारीख सुबह 1 बजे उन्होंने इस फ्लाइट इंसिडेंट को एनालाइज करने के बाद एयर इंडिया को एक रिपोर्ट भेजा है और उस रिपोर्ट में कहा गया है कि 4 सेकंड के लिए ये विमान आउट ऑफ कंट्रोल रहा था और उस 4 सेकंड में पायलट का जो भी इनपुट था वो कुछ रजिस्टर नहीं हो रहा था और इसी वक्त उस विमान पे एक स्टॉल वार्निंग का आवाज सुनाई दिया, स्टॉल 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 ऐसे, और कॉकपिट इंस्ट्रूमेंटेशन में पता चला कि स्टॉल होने वाला था। स्टॉल का मतलब यह है कि विमान का जो विंग्स है उसमें लिफ्ट नहीं आ रहा है और विमान उस स्थिति में क्रैश कर सकता है। दरअसल विमान के तीनों हाइड्रोलिक सिस्टम में एक साथ खराबी दर्ज हुई। हाइड्रोलिक सिस्टम ही विमान के कंट्रोल सरफेस चलाते हैं, एलिवेटर जो विमान की नाक ऊपर या नीचे करते हैं, एलरॉन जो विमान को लेफ्ट या राइट घुमाते हैं और स्पॉइलर जो स्पीड कम करने और विमान को नीचे लाने में मदद करते हैं। शुरुआती जांच के मुताबिक हाइड्रोलिक फेलियर होते ही ऑटो पायलट सिस्टम डिस्कनेक्ट हो गया। कॉकपिट में स्टॉल वार्निंग की आशंका बनी। इसका मतलब था कि विमान के पंख पर्याप्त लिफ्ट
पैदा नहीं कर पा रहे थे। ये किसी भी विमान के लिए बेहद खतरनाक स्थिति होती। उस वक्त विमान उड़ा रहे को पायलट ने नियमों के मुताबिक कंट्रोल स्टिक आगे धकेली ताकि विमान की नाक नीचे लाकर उसे स्टॉल से बाहर निकाला जा सके। लेकिन सबसे बड़ा संकट यही था, पायलट कमांड दे रहा था लेकिन हाइड्रोलिक पावर नहीं होने की वजह से कंट्रोल सरफेस कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे थे, यानी पायलट चाह कर भी विमान को नियंत्रित नहीं कर पा रहा था। 4 सेकंड बाद तीनों हाइड्रोलिक सिस्टम धीरे धीरे बहाल हुए, कंट्रोल सरफेस फिर से सक्रिय हो गए और विमान पर नियंत्रण वापस मिल गया। लेकिन तब तक विमान तेज नोज डाइव लगा चुका था। इसी दौरान कई यात्री और केबिन क्रू के सदस्य घायल हुए। कुछ लोग सीटों से उछलकर विमान की छत तक जा पहुंचे। जांच में एक और दिलचस्प तथ्य सामने आया है। एयरबस ने शुरुआती तौर पर एक खराब प्रेशर सेंसर या हाइड्रोलिक प्रेशर स्विच पर शक जताया है, लेकिन कंपनी ने अभी तक किसी एक निश्चित कारण की पुष्टि नहीं की है, यानी तकनीकी खराबी का असली कारण अभी भी जांच के दायरे में है। पूरे मामले में एक और सनसनीखेज खुलासा पायलट को लेकर हुआ है। फ्लाइट के कमांडर कैप्टन सुदीप वशिष्ठ के 2 यूरिन टेस्ट पॉजिटिव पाए गए। रिपोर्ट के अनुसार शरीर में मारिजुआना यानी गांजे के अंश मिले। हालांकि एयरबस की शुरुआती रिपोर्ट में कहीं भी ये नहीं कहा गया है कि विमान के नियंत्रण खोने की घटना सीधे तौर पर पायलट की स्थिति की वजह से हुई। फ्रांस की जांच एजेंसी BEA और एयरबस के विशेषज्ञ भारत पहुंच चुके हैं। विमान का विस्तृत तकनीकी निरीक्षण किया जा रहा है। अब पूरी एविएशन इंडस्ट्री की नजर इस जांच पर है, क्योंकि अगर वाकई महज 4 सेकंड के लिए विमान के सभी कंट्रोल सरफेस निष्क्रिय हो गए थे तो ये दुनिया भर के एयरबस विमानों के लिए भी एक बड़ी सुरक्षा का सवाल बन सकता है। NDTV के लिए विष्णु सोम की रिपोर्ट।